2026 में यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है। इस नोटिफिकेशन का नंबर है यहाँ पर 05/2026 CSE और फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 4 फरवरी 2026 से। लास्ट डेट है इसका 24 फरवरी 2026। इसी डेट को ध्यान में रख करके आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिए, जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे उसी के अकॉर्डिंग सेंटर आपको मिलता है। जैसा कि हमने कहा कि आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतने ही फायदे में रहेंगे। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में ही कह दिया गया, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। पहले आप अप्लाई करेंगे, आप जो सेंटर चाहते हैं उस सेंटर को आपको पहले मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो खाली होता है। अगर आप लास्ट में करेंगे, वो भर चुका होगा, तो फिर आपको जो यूपीएससी अपने हिसाब से सेंटर फिर देता है। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसी दौरान आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, बार बार आप ट्राई कर रहे हैं तब भी दिक्कत हो रही है, तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर है 01124041001। इसके बाद ये हेल्पलाइन के लिए एक ईमेल आईडी भी दी गई है, upscsoap@nic.in। ध्यान रखना है, आप लोग जो भी कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे उसका भी अपना एक टाइम है। ये 10 AM से 5:30 PM के बीच, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप लोग जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने सारे सर्विसेज हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसके अलावा ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, और उसी के हिसाब से ये फॉर्म भरना शुरू कर देती हैं या एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। आपके पास बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको, अगर आईएएस, आईपीएस नहीं मिलता है तो फिर बाकी सर्विसेज मिलती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। सबसे पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इस टाइप की सर्विसेज हैं। और भी सर्विसेज हैं, ये भी देखिए। इन सर्विसेज के लिए आप फॉर्म भरने वाले हैं, आप तैयारी एक सर्विस के लिए कर रहे हैं, और फिर आपको अगर वो सर्विस नहीं मिलती है तो दूसरी सर्विसेज भी दी जाती हैं। इसी को टारगेट करके आप अपनी तैयारी जारी रखिए। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप ए, इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप ए, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ट्रैफिक ग्रुप ए, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पर्सनल ग्रुप ए, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट ग्रुप ए, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ग्रुप ए, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए, ग्रेड 3rd टाइप का है। इसके बाद आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी, सेक्शन ऑफिसर ग्रेड। इसके बाद दिल्ली, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली सिविल सर्विसेज, जिसे दानिक्स बोलते हैं, ये ग्रुप बी का है। दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड द्वीप, दादर नगर हवेली पुलिस सर्विसेज, इसे दानिप्स बोलते हैं, ये ग्रुप बी है। इसके बाद पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पॉन्डिक्स ग्रुप बी, पॉन्डिक्स पुलिस सर्विस, पॉन्डिप्स ग्रुप बी। तो पौंडीचेरी के लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि अगर पौंडीचेरी के सिविल सर्विसेज में जाना है तो आपको यूपीएससी सीएसई देना होगा। पौंडीचेरी के पुलिस सर्विस में जाना है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यूपीएससी सीएसई देना होगा। अब इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन से सेंटर मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई और सेंटर नहीं होता है, तो आपके अपने आसपास कौन कौन से सेंटर है आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जहां पर आप अवेलेबल हैं, आप एग्ज़ाम आसानी से देने जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि सेंटर लिस्ट दिया गया है, अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, आइजॉल, अजमेर, अलीगढ़, अल्मोड़ा उत्तराखंड,
अनंतपुर, छत्रपति संभाजी नगर, फिर बरेली, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक, देहरादून, दिल्ली, धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, धारवाड़, दिसपुर, फरीदाबाद, गंगटोक, गौतम बुद्ध नगर, गया, गाजियाबाद, गोरखपुर, गुरुग्राम, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, जोरहाट, कानपुर, कारगिल, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, कोझिकोड़ा, लेह, लखनऊ, नाना, मदुरई, मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, मेरठ, मुंबई, मैसूर, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पणजी, गोवा। इसके बाद है पटना, श्री विजयपुरम, प्रयागराज, पुदुचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, संबलपुर, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर उत्तराखंड। इसके बाद सूरत, थाने, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति, उदयपुर, वाराणसी, वेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हनुमाकोंडा जो कि वारंगल अर्बन है। केवल इतने ही सेंटर हैं। आप अपने आसपास के अकॉर्डिंग सेंटर को देखिए और उसी को ऑप्शन में पहले रखिए। अभी तक हमने प्रीलिम्स के सेंटर के बारे में बात किया। मेंस के सेंटर कौन कौन से हो सकते हैं ये देखिए। 27 सेंटर दिए जाते हैं मेंस के। अहमदाबाद, आइजॉल, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, कोलकाता, जम्मू, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा। इतने ही सेंटर हैं जो मेंस के लिए हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपका यहाँ पर देखा जाता है नेशनैलिटी। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS के लिए, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस के लिए आप इंडिया के सिटीजन ही होने चाहिए। आप इंडिया में ही जन्म लिए हुए हों, इंडिया के रहने वाले रहे हों, आपके पूर्वज भी इंडिया वाले ही रहे हों, वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो सर्विसेज हैं उनके लिए कहा गया है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, आप नेपाल से आए हुए हैं, आप भूटान से आए हुए हैं, आप तिब्बत रिफ्यूजी हैं और 1 जनवरी 1962 के बाद इंडिया में ही रह गए, परमानेंटली आप यहीं पर रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं और इसका आपके पास गवर्नमेंट प्रूफ है। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आप माइग्रेटेड हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालविया, जायरे, इथोपिया, वियतनाम, ये परमानेंटली इंडिया में अगर रह रहे हैं, गवर्नमेंट का उनके पास सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोवाइड किया है, उन्हें एलिजिबल किया है, आप यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हैं, तो वो आपको शो करना होगा। वही लोग यहाँ पर बाकी सर्विसेज के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अभी तक हमने नेशनैलिटी के बारे में बात किया। अब आपको एज लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। मिनिमम आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज 32 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1994 मतलब 2 अगस्त 1994 से पहले हुआ है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है, और 1 अगस्त 2005 तक के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अभी 2026 में 1 अगस्त 2026 तक आप 21 साल के हो चुके होने चाहिए। और दूसरी चीज है, 1 अगस्त 2026 तक आप 32 साल के कंप्लीट नहीं हुए हों तो आप इस एग्जाम के एलिजिबल हैं। इसके बाद
एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो SC और ST के हैं उन लोगों को 5 साल की छूट दी गई है। जो लोग OBC से हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो उन लोगों को 3 साल की छूट दी गई है। इसके बाद अभी हमको देखना होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होनी चाहिए जिसे केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने और UGC ने, मतलब किसी एक ने, मतलब उसे सत्यापित किया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लिया हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि अगर आप लास्ट ईयर में हैं, आपके ने एग्जाम दिया है बट आपके पास अभी क्वालिफिकेशन की डिग्री नहीं है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बस रूल ये है कि मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के टाइम पर आपके पास फाइनली रिजल्ट आ जाना चाहिए, फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, या फिर डिग्री सर्टिफिकेट या फाइनल मार्कशीट या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, कोई भी होगा चल जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट की। तो आप इस एग्जाम को कितने बार दे सकते हैं? तो जैसे कि एज लिमिट है, मिनिमम 21 से मैक्सिमम 32 के बीच आप कितने बार एग्जाम दे सकते हैं? तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट केवल 6 बार एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते हैं। इसके बाद हम OBC की बात करते हैं। तो OBC केवल 9 बार एग्जाम दे सकते हैं, मतलब कि 9 अटेम्प्ट है। जो स्टूडेंट SC और ST के हैं, तो उन स्टूडेंट को 21 साल की उम्र से लेकर के 32 साल और उसमें 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है, मतलब कि 37 साल की एज के बीच, वो 21 साल से लेकर 37 साल के बीच लगातार एग्जाम दे सकते हैं, मतलब कि अनलिमिटेड, इसी को कहा गया है। इसके बाद PWBD जो डिसेबल हैं, तो जो लोग जनरल से हैं, EWS से हैं, OBC से हैं, इन लोगों को 9 अटेम्प्ट दिया गया है। जो लोग SC ST से हैं PWBD में, ये लोग वही 21 साल से लेकर के 37 साल की एज तक अपना एग्जाम दे सकते हैं।